जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार वन सीट पर। मैं आशा करता हूं कि आप आरपीएफ 2024 की नई भर्ती की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। बिल्कुल आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं जीके के 50 ऐसे प्रश्न जो बिल्कुल हर बार पूछे गए हैं। यानी कि अभी 4-5 सालों में जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी की एग्जामों में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और इस क्लास में यदि आपके 50 में से 50 नंबर आते हैं, यानी कि 50 में से 50 क्वेश्चन आप सही करते हो, तो बिल्कुल आप 110 नंबर 120 में से 110 नंबर लाने के बिल्कुल लायक हो और आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। यदि आपके 50 में से बिल्कुल कम नंबर आते हैं, 40 आते हैं, 30 आते हैं, तो बिल्कुल आपको तैयारी करने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। और तैयारी करने के लिए जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी फायदा मिल सके। ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। उससे पहले देख लेते हैं, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी पर जमीन, अभी तोलना आसमान बाकी है, अभी तोलना आसमान बाकी है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आपको क्वेश्चन सही नहीं दिख रहा हो तो बिल्कुल कमेंट में बताना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खेल में संगठन FILA किससे संबंधित है? पानी पोलो से, वजन उठाना से, विंड सर्फिंग से या कुश्ती से? सर जी पानी पोलो क्या होता है? सर जी इसको वाटर पोलो बोलते हैं। वाटर पोलो बोलते हैं यानी कि जो पानी के अंदर जो पोलो खेला जाता है, घोड़े पर बैठ के पानी के अंदर घुटनों कुंडों तक पानी भरा होता है, फिर उसमें घोड़ा दौड़ा कर क्या खेला जाता है? पोलो खेला जाता है सर जी। फिर वजन उठाना, वजन उठाना को क्या बोलते हैं सर जी? वेट लिफ्टिंग, WIGST वेट लिफ्टिंग बोलते हैं। यानी कि इसको भारोत्तोलन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? भारोत्तोलन भी बोल सकते हैं। और क्या सर जी? विंड सर्फिंग। विंड सर्फिंग क्या होता है सर जी? विंड सर्फिंग वो होता है जिसमें सर जी वो पानी के ऊपर ऐसे कुछ ऐसा बना हुआ होता है, फिर उसको दौड़ाते हैं। फिर अब देख लेते हैं कुश्ती। बिल्कुल कुश्ती को ही कुश्ती से ही संबंधित FILA है, जिसका पूरा नाम क्या हो जाएगा सर जी? इसका पूरा नाम हो जाएगा फेडरेशन फेडरेशन इंटरनेशनल डेट्स लूट्स और एसोसिएट्स। बिल्कुल इसका पूरा नाम ये हो जाएगा। फिर अभी वर्तमान नाम, ये तो सर जी कब का नाम है? पुराना नाम है जो कब रखा गया था सर जी? 1912 में। 1912 में यह बोला जाता था। फिर अभी नया नाम क्या है? इसका नया नाम क्या हो जाएगा? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। क्या हो जाएगा? यूनाइटेड यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। बिल्कुल ये आपके इसका क्या हो जाएगा? नया नाम हो जाएगा। बिल्कुल इसका नया नाम कब रखा गया? बिल्कुल इसका 2014। बिल्कुल 2014 में इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग रखा गया। बिल्कुल डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी को लॉक कर देंगे। ये बिल्कुल आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि FILA का नया नाम क्या हो जाएगा या इसका नाम कब बदला गया। बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और उसका उसका मुख्यालय भी आपको याद करना है। बिल्कुल स्विट्जरलैंड में उसका मुख्यालय था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील है, भारत है, पाकिस्तान है या चीन? बिल्कुल चिरकुट पाकिस्तान तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो भीख मांगने की कगार पे आ गया है। और देख लेते हैं चीन। चीन नहीं हो जाएगा सर जी। ब्राजील सबसे ज्यादा वनों वाला क्षेत्र हो जाएगा। यानी कि धरती के लगभग 20% वन कहाँ पर स्थित है? ब्राजील में स्थित है। और ब्राजील के वनों को, यानी कि ब्राजील में जो अमेजन वर्षावन है उसको क्या बोला जाता है सर जी? धरती के फेफड़े। बिल्कुल धरती के फेफड़े बोला जाता है। बिल्कुल। और देख लेते हैं सर जी सबसे ज्यादा कपास का उत्पादक देश। बिल्कुल सबसे ज्यादा कपास का उत्पादक देश बिल्कुल आपका भारत हो जाएगा। बिल्कुल अपना देश हो जाएगा। बी को लॉक कर देंगे। और सबसे ज्यादा उत्पादक और सबसे ज्यादा इसका दोहन करने वाला, यानी कि सबसे ज्यादा आपके क्या बोलते थे? उपभोक्ता। दोहन क्या हो जाता है? उपभोक्ता यानी सबसे ज्यादा उपयोग भी भारत में ही होता है और उत्पादन भी भारत में ही होता है। लगभग दुनिया की सबसे ज्यादा यानी कि 25%, यानी कि 100 में से 25% कपास आपके बिल्कुल भारत में ही उगाई जाती है। क्योंकि कपास काली मिट्टी में अधिक होती है और भारत में लगभग कितनी प्रतिशत काली मिट्टी है? लगभग 43% भाग पर बिल्कुल उपजाऊ काली मिट्टी है, जिसमें आपके 25%, विश्व का 25% कपास उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फॉर्मूला 1 में ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडे लगाए जाते हैं। येलो ध्वज दर्शाता है गियर डाउन, ट्रैक से बाहर, गियर अप या खतरा या धीमा हो जाना। बिल्कुल यानी फॉर्मूला 1 जो रेसिंग होती है, यानी कि जो मतलब बहुत ही तेज गाड़ियां दौड़ती है रेस में। बिल्कुल जो बहुत ही तेज गति से गाड़ियां चलाते हैं, जैसे कि लगभग 300 से 400 की स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, उन ड्राइवरों को क्या है कि पता नहीं रहता है कि आसपास क्या हो रहा है। तो उनको संकेत देने के लिए क्या किया जाता है? पीले, लाल, काले ऐसे ध्वजों का उपयोग किया जाता है। काला नहीं होता है, पीला हो जाता है, हरा हो जाता है, लाल और सफेद, इन 4 तरह के झंडों का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले देख लेंगे पीला झंडा। पीले झंडे का उपयोग वहां किया जाता है जहां पर किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया हो।
एक्सीडेंट यानी कि एक्सीडेंट हो गया हो या क्या हो गया हो, गाड़ी को धीमा करना हो, यानी कि धीमा या धीरे करना हो, तो बिल्कुल यहाँ पर पीले ध्वज का उपयोग किया जाता है। और देख लेते हैं सर जी हरा झंडा। हरे झंडा का उपयोग कहाँ किया जाता है सर जी? दौड़ की शुरुआत में, यानी कि हरी झंडी दिखाना मतलब क्या करना है सर जी? दौड़ की शुरुआत, बिल्कुल शुरुआत करते हैं तब हरी झंडी दिखाते हैं। कभी भी आपने ट्रेन में सवारी की होगी तो बिल्कुल ट्रेन में भी हरी झंडी दिखाते हैं, तो क्या होता है सर जी? ये गाड़ी यानी ट्रेन चलने लग जाती है, यानी कि इसमें भी हरे झंडे का मतलब क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग हो जाएगा। और देख लेते हैं लाल। लाल झंडे का उपयोग कहाँ होता है सर जी? यानी कि इसको रोकना, दौड़ को रोकना, बिल्कुल रेस हो रही होती है उसको बिल्कुल रोकना, रोकने के लिए बिल्कुल, यानी कि कहीं पे भी कुछ भी आपातकाल आ गया हो, यानी कि रास्ता खराब हो, बारिश हो गई हो, कुछ भी हो गया हो, तो दौड़ को रोकना हो तो बिल्कुल लाल झंडा लहराया जाता है। और देख लेते हैं आखिरी में, देख लेते हैं सर जी सफेद झंडा। सफेद झंडा बिल्कुल किसके लिए होता है? यानी कि दौड़ को खत्म करना। दौड़ के आखिरी पलों में जब दौड़ खत्म होती है तो बिल्कुल सफेद झंडा खत्म करते हैं, तब उसको क्या किया जाता है? सफेद झंडा लहराया जाता है। बिल्कुल मैं आशा करता हूँ कि बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि सर आपको भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है और आपकी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन बनाना है, तो बिल्कुल हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ जाना है 7976775547। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। हमारी टेक्निकल टीम आपको बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देगी और आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि नई नई क्लासों के और अच्छी अच्छी क्लासों के लिंक आपको इसमें मिल जाएंगे और आपके आरपीएफ की अपडेट भी आपको मिलती रहेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है? मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती टाइगर रिजर्व। जल्दी से कमेंट में बताएंगे तो बिल्कुल कि इनमें से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य आपके किस में स्थित है? एमपी में स्थित है। बिल्कुल मध्य प्रदेश जिसको एमपी बोलते हैं, बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में और क्या देख लेते हैं। भारत में लगभग यानी कि 567 क्या है सर जी? वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य है बिल्कुल। और क्या देख लेते हैं सर जी? और आपके कितने हैं? 106। बिल्कुल 106 कितने उद्यान है? राष्ट्रीय उद्यान है। बिल्कुल राष्ट्रीय उद्यान है कितने? 106 बिल्कुल राष्ट्रीय उद्यान है। और क्या देखना है सर जी? इसके इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाती है? और आपके कितने? 55 आपके क्या है? टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व है। बिल्कुल 55 आपके टाइगर रिजर्व है। इन सभी चीजों को बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। 567 कितने? वन्यजीव अभ्यारण्य, 106 राष्ट्रीय उद्यान, 55 टाइगर रिजर्व। ये बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो बिल्कुल आपको याद होनी ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? पाखी पिला, थंतम, ओंठम सेडल, फिर चोरोकन। बिल्कुल जल्दी से कमेंट में बताना है कि आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य बताना है, ना कि वहाँ का शास्त्रीय नृत्य बताना है। लोक नृत्य, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में आप बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल लोक नृत्य क्या होता है? जिसको बिना किसी नियम के किया जाता है, यानी कि बिना किसी नियम के किसी कैसे भी अपन आप लोक नृत्य करते हो यानी डांस करते हो। जैसे कि आप डीजे पे डांस कर रहे हो, तो बिल्कुल डीजे पे आप किसी एक तरीके से डांस कर रहे हो, लेकिन वो बिल्कुल किसी नियम और कायदे में नहीं किया जा रहा है, वो आपके क्या हो जाएगा? लोक नृत्य हो जाएगा। जो डीजे पे डांस करते हैं या आपके हमारे राजस्थान में जैसे घूमर हो गया, ये सभी आपके क्या हो जाते हैं? लोक नृत्य हो जाते हैं। और सर जी शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य क्या होता है? शास्त्रीय नृत्य वो होता है जो बिल्कुल नियम और कायदे से किया जाता है। उसकी एक एक स्टेप के लिए बिल्कुल नियम होते हैं और कायदे में होता है, यानी कि उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं किया जा सकता है और बिल्कुल एक निश्चित स्टेप्स के साथ ही उसको खत्म किया जाता है। बिल्कुल भारत में कुल मिला के कितने शास्त्रीय नृत्य है? खाली सिर्फ मात्र कितने? 8 शास्त्रीय नृत्य भारत में है। और उत्तर प्रदेश और राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य क्या हो जाएगा? कथक हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं पाखुबिला, खत्म या ओठम शेडल या चोरोकन। इनमें से जल्दी से आपको आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य बताना है। ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओठम थेटल, बिल्कुल सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य क्या हो जाएंगे। और आपके क्या हो जाएगा? विलासिनी, विलासिनी हो जाएगा। और देख लेते हैं सर जी, विलासिनी नाट्यम हो जाएगा, भामा कल्लप हो जाएगा, लंबाड़ी, डंडारिया, ये सब आपके क्या हो जाएंगे? आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य हो जाएंगे। और देख लेते हैं सर जी कुचिपुड़ी। मैंने अभी शास्त्रीय नृत्य बताया ही था कि यहाँ पर एक कुचिपुड़ी नृत्य नाम आ चुका है मेरे दिमाग में कि कुचिपुड़ी भी आपके क्या है? आंध्र प्रदेश का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा बिल्कुल कुचिपुड़ी। और देख लेते हैं सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत इसमें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत अच्छी कोशिश की कि आपको समझ में आए बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेंधा नमक का अपमर्दनांक क्या है?
2.36, 1.54, 1.15 या 0.89। बिल्कुल जल्दी से कमेंट में बताएंगे कि सेंधा नमक जो होता है आपके, जिसको बिल्कुल शुद्ध नमक बोला जाता है, क्या बोला जाता है? शुद्ध नमक बोला जाता है, जो बिल्कुल आपके सफ़ेद पत्थर की तरह होता है, सफ़ेद पत्थर की तरह होता है, और जो अपने शरीर के लिए बहुत ही गुणदायक, बहुत ही अच्छा माना जाता है, उसको क्या बोलते हैं? सेंधा नमक बोलते हैं। उसका अपवर्तनांक बताना है। सर जी, अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक वो चीज़ होती है, यदि हमारे पास ये कांच का टुकड़ा है जो पारदर्शी है, यानी इसमें से प्रकाश निकल रहा है, तो इस प्रकाश को यहाँ से यहाँ तक, यानी ये इतना मोटा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगता है, वो उसका क्या हो जाता है? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक होता है, जैसे कि यहाँ पर पानी भरा हुआ है, यानी ये गिलास है, गिलास में इसमें क्या है सर जी? पानी भरा हुआ है, यानी यह कांच से टकराएगा, फिर गिलास में से होकर निकलेगा, तो उसको जितना भी समय इसमें से बीच में से निकलने के लगेगा, उसको क्या बोला जाता है सर जी? अपवर्तनांक बोला जाता है। बिल्कुल सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या होता है सर जी? बिल्कुल बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1.54 हो जाएगा, बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी को लॉक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? झारखंड में स्थित है, कर्नाटक में है, केरल में है या गुजरात में है? यानी विरूपाक्ष मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल ये आपके हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा इसका? एकदम बिल्कुल बी को लॉक कर देंगे, बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर जी ये कहाँ पर स्थित है? ये बिल्कुल आपके कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में जो हम्पी है, हम्पी जो बोला जाता है, जिसे जो बिल्कुल एक नोट पे बना हुआ है, अभी मेरे को नोटों पे याद नहीं आ रहा है, बिल्कुल हम्पी का रथ, हम्पी का रथ जो बना हुआ है, उस स्थान पर ही क्या है सर जी? आपके विरूपाक्ष मंदिर बना हुआ है। ये बिल्कुल याद रखना है कि हम्पी का रथ किस राज्य में है, तो बिल्कुल कर्नाटक में याद रखना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाराबती स्टेडियम में स्थित है, राजस्थान में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, ओडिशा। यानी बाराबती स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? जल्दी से कमेंट में बताना है। बिल्कुल बाराबती स्टेडियम कहाँ हो जाएगा? बिल्कुल आपके एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है सभी का, बिल्कुल बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। भी नहीं होगा, झारखंड में नहीं होगा, झारखंड में तो रांची, रांची का स्टेडियम है, या फिर इसको दूसरा स्टेडियम स्थित है। बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओडिशा हो जाएगा। सर जी ओडिशा में हो जाएगा, बिल्कुल बाराबती स्टेडियम है। बी को, डी को लॉक कर देंगे, डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल भारत के सबसे पुराने मैदानों में से एक है, सबसे पुराने मैदानों में से एक है, जो बिल्कुल आपके ओडिशा राज्य में स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एशियाई खेलों 2018, बिल्कुल एशियाई खेल जो हुए थे, जो जिसमें पूरे एशिया के 49 देश, यानी कि एशिया में कितने देश है? लगभग 49 देश है, और एशिया के 49 देश जिस खेलों में भाग लेते हैं, जो कि 2018 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या, यानी कि एशियाई खेल क्या बताया दिया मैंने? बिल्कुल यानी कि अपने पूरा एशिया है, पूरा एशिया है, जिसमें लगभग कितने देश है? 49 देश है। 49 ही देशों के आपके खिलाड़ी यहाँ पर भाग लेते हैं, और ओलंपिक टाइप एक गेम होता है, जिसमें पूरे के पूरे बहुत सारे गेम खेले जाते हैं। तो उसमें एशियाई खेलों 2018 में भारत द्वारा पदक जीते गए थे। यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ही पूछे गए हैं। एशियाई खेल से एक ना एक प्रश्न आपके 100% है कि पूछा ही जाएगा। यानी कि यहाँ पर देख लेते हैं, बिल्कुल भारत ने कितने पदक जीते। यानी कि सबसे पहले देख लेते हैं स्वर्ण पदक। भारत ने लगभग इसमें बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था, और लगभग 8वां स्थान प्राप्त किया था। 8वां स्थान प्राप्त किया, उसमें आपके भारत ने कितने पदक जीते? 15 स्वर्ण, बिल्कुल 15 स्वर्ण जीते थे। और देख लेते हैं 24 रजत, 24 रजत यानी चांदी के पदक जीते थे। और देख लेते हैं 30 आपके क्या जीते थे? कांस्य पदक जीते थे। इन सभी को जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 30 + 24 + 15 कितना हो जाएगा? बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है सभी का, बिल्कुल 69। यानी डी को एकदम लॉक कर देंगे, डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 पदक जीतकर के कौन सा स्थान हासिल किया था? 8वां स्थान हासिल किया था। और सबसे ज़्यादा आपके किसने जीते होंगे? बिल्कुल चाइना ने या जापान ने जीते होंगे। और देख लेते हैं 2022 का, 2022 में एशियाई खेल कहाँ खेले गए थे? बिल्कुल चीन में खेले गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? लक्षद्वीप हो जाएगा, पुडुचेरी हो जाएगा, असम हो जाएगा, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। यानी सर जी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं भारत में? सर जी ये सर जी हमें नहीं पता है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश है। बिल्कुल आपके कितने राज्य कितने हैं? बिल्कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। बिल्कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हो जाएंगे सर जी? एक आपके हो जाएगा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, और आपके क्या हो जाएगा? बिल्कुल और आपके हो जाएगा चंडीगढ़ हो जाएगा। फिर आपके क्या हो जाएगा सर जी? दादरा व नगर हवेली हो जाएगा। और क्या हो जाएगा सर? आपके दमन और दीव हो जाएगा। फिर आपके दिल्ली हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा, पुडुचेरी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर और
लद्दाख। ये बिल्कुल आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। फिर आपके असम, इसमें सर जी असम का नाम नहीं आया तो ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं, असम क्या है सर जी, राज्य है। बिल्कुल सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं पर ध्यान देना है बिल्कुल, या आप नहीं पर ध्यान नहीं देते हो और फिर कंफ्यूज होते हो या फिर प्रश्न को गलत करके आ जाते हो। बिल्कुल आपको गलत नहीं करना है और नहीं पर ध्यान देते हुए सी को लॉक करना है। सी एक राज्य है, यानी कि असम एक राज्य है। यदि आपको भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है और बिल्कुल नई नई क्लासों का लिंक पाना है आपको, तो बिल्कुल इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है 7976775547। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, हमारी टेक्निकल टीम आपको बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। विशालकाय ग्रह, विशालकाय ग्रह यानी कि लगभग सबसे बड़ा ग्रह होगा, उसी को तो सर जी विशालकाय ग्रह कहा जाएगा। बिल्कुल सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? सभी को पता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है सभी का। बिल्कुल डी को लॉक कर देंगे, बृहस्पति हो जाएगा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। सर जी हमें ये तो पता है कि सौर मंडल में 8 ग्रह है, और सर जी हमें यह भी पता है कि सूर्य से दूरी वाइज उनका नाम क्या है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि उनके आकार से उनका नाम कैसे हो जाएगा। तो मैं बिल्कुल आपको बता दूंगा कि सबसे बड़ा हो जाएगा बृहस्पति हो जाएगा। फिर आपके क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा उससे छोटा कौन सा हो जाएगा? शनि हो जाएगा। फिर सर जी उससे छोटा कौन सा हो जाएगा? आपके अरुण हो जाएगा। बिल्कुल, फिर उससे छोटा कौन सा हो जाएगा सर जी? वरुण हो जाएगा सर जी। और उससे छोटा कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? पृथ्वी हो जाएगी। फिर आपके क्या आ जाएगा? शुक्र ग्रह आ जाएगा। फिर आपके क्या आ जाएगा? मंगल आ जाएगा। फिर आपके क्या आ जाएगा? लास्ट में बिल्कुल बुध ग्रह आ जाएगा। ये बिल्कुल आपके सीक्वेंस वाइज हो गए हैं कि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे करके मैंने लिख दिए हैं। बिल्कुल आपको याद होने चाहिए और साथ साथ नोट्स बनाते चलना है, बिल्कुल गलती नहीं करनी है। नोट्स बनाओगे तो बिल्कुल आपके बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, और आपको नई नई क्लासों का लिंक मिल चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से तो जुड़ना ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिडनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई में स्थित है, कोलकाता में स्थित है, लखनऊ में स्थित है या मुंबई में स्थित है? जल्दी में बताएंगे। सिडबी, यानी सिडनी नहीं, सिडबी। सिडबी क्या होता है सर जी? सिडबी सबको नहीं पता होगा, तो बिल्कुल यहाँ पर मैं बता देता हूँ, SIDBI। इसको क्या बोलते हैं सर जी? सिडबी बोलते हैं। यानी कि इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? इसका पूरा नाम हो जाएगा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, यानी कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक इसका पूरा नाम हो जाएगा। बिल्कुल सिडबी हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है सर जी? यानी कि इसका मुख्यालय एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपके लखनऊ में स्थित है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। बिल्कुल सी को लॉक कर देंगे, सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है? बायोटिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन या थाइमिन? बिल्कुल जल्दी से कमेंट में बताएंगे कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? बिल्कुल नियासिन। नियासिन का रासायनिक नाम, किसका रासायनिक नाम हो जाएगा? बिल्कुल विटामिन B3। विटामिन B3 का नाम क्या हो जाएगा? नियासिन हो जाएगा। सी को लॉक कर देंगे, सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं सर जी B2, राइबोफ्लेविन का क्या हो जाएगा? विटामिन B2 का नाम क्या हो जाएगा? राइबोफ्लेविन हो जाएगा। और देख लेते हैं B1, थाइमिन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल B1, यानी विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? थाइमिन हो जाएगा। और देख लेते हैं सर जी और क्या है? बिल्कुल विटामिन B7 का नाम क्या हो जाएगा? बायोटिन हो जाएगा, यानी B7 का नाम, रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? बायोटिन हो जाएगा। चलिए बिल्कुल मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट में बताना है, और आप कमेंट करते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है कि बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुवैत का मुद्रा का नाम क्या है? कुवैत दिनार, कुवैती यूरो, कुवैती डॉलर या कुवैती पाउंड? जल्दी से कमेंट में बताएंगे कि इसका एक झटके में आंसर आना चाहिए, क्योंकि भारत से तो बहुत से लोग कुवैत में काम करने जाते हैं और बिल्कुल वहां से कौन सी करेंसी कमाते हैं? बिल्कुल कुवैती दिनार एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक कर देंगे। इसके अलावा इसके लिए और जानने की बात क्या हो जाएगी, यानी कि कुवैती दिनार है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा, उसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है, यानी कि सबसे महंगी करेंसी कोई हो जाएगी बिल्कुल, तो आपके कुवैती दिनार हो जाएगी, जो लगभग 250 भारतीय रुपयों के लगभग होती है। यानी कि मुझे करेक्ट आंकड़ा तो नहीं पता है, लेकिन लगभग मुझे पता है, तब तक 250 के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋग्वेद क्या है? वैदिक संस्कृत भजनों का संग्रह, पुस्तकों का संग्रह, हस्तशिल्प का संग्रह, इतिहास का संग्रह? बिल्कुल यहाँ तो सबको आना ही चाहिए। सबसे पहले देख लेते हैं ऋग्वेद, यानी कि सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। उसमें क्या है सर जी? यानी कि वैदिक संस्कृति
वैदिक संस्कृत भजन है, या फिर उनको श्लोक बोला जा सकता है। वैदिक संस्कृत भजनों का संग्रह हो जाएगा, बिल्कुल ए को लॉक कर देंगे, ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं इसमें और जानकारी देख लेते हैं, इसमें मंत्र कितने हैं लगभग। मंत्र लगभग कितने हैं सर जी? 10,000 मंत्र है, यानी कि 10,000 इस ऋग्वेद में मंत्र है। और देख लेते हैं इसमें 10 मंडल है, ऋग्वेद में 10 मंडल है। और देख लेते हैं 1028, बिल्कुल 1028 इसमें कितने क्या है सर जी? सूक्त, बिल्कुल 1028 सूक्त है, 10 मंडल है और लगभग 10,000 मंत्र है। बिल्कुल कितना बड़ा होगा ये मंत्र, ये ऋग्वेद, और कितना इसमें ज्ञान होगा, बिल्कुल आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरिद्वार शहर के नदी के तट पर स्थित है, झेलम नदी के, सरस्वती नदी के, गंगा नदी के, या यमुना नदी पर? बिल्कुल हरिद्वार, यानी कि हिंदुओं का सबसे मतलब शुद्धतम स्थान माना जाता है, जहां पर सभी अपने पाप धोने के लिए हरिद्वार जाते हैं। बिल्कुल वो आपके किस नदी के किनारे हो जाएगा? बिल्कुल गंगा में अपने पाप धोने जाते हैं तो बिल्कुल गंगा नदी के किनारे हरिद्वार हो जाएगा। इसको क्या बोला जाता है सर जी? हर की पौड़ी, हर की पौड़ी हरिद्वार। बिल्कुल यहाँ पर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी को लॉक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना अवधि है 1976 से 1981, 1978 से 1983, 1974 से 1979, या फिर 1975 से 1980? बिल्कुल जल्दी से कमेंट में बताएंगे कि 5वीं पंचवर्षीय योजना। सर जी ये पंचवर्षीय योजना क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ। पंचवर्षीय योजना वे होती है जो बिल्कुल 5 सालों के लिए, पहले सरकार क्या करती है कि 5 सालों के लिए जो भी विकास करना होता है, जो भी विश्वास करना होता है, उसकी योजना बनाती है, फिर उसके अनुसार वो कार्य करती है। और बिल्कुल उन कार्यों को बहुत ही अच्छे से ढंग से करने के लिए फिर उनका योजनाबद्ध कार्य करते हैं ना। किसी भी कार्य को करने से पहले आपको क्या करनी चाहिए? योजना बनानी चाहिए। आपको एक बिल्कुल फिक्स टाइम टेबल बनाना चाहिए कि इस टाइम पे मुझे ये कार्य करना है। पढ़ाई करने के लिए भी आपको फिक्स टाइम टेबल बनाना चाहिए सर जी, क्योंकि सर जी मुझे सुबह 6 बजे उठना है, फिर मुझे 2 घंटे पढ़ाई करनी है, फिर अपने 1 घंटा रेस्ट करना है, फिर खाना वगैरह खा के नहा कर फिर वापस 2 घंटे पढ़ाई करनी है, फिर हमें रेस्ट करना है थोड़ी देर, फिर हमें पढ़ाई करनी है। ऐसे करके अगर आप टाइम टेबल से पढ़ोगे तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। और हम आपके लिए बिल्कुल मार्गदर्शन के लिए और बहुत अच्छे से तैयारी करवाने के लिए हम आपके साथ हैं। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, जिसमें आपको बहुत ही अच्छी अच्छी क्लासों का लिंक मिलेगा, जिसके नंबर है 7976775547। इस नंबर पर बिल्कुल आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, हमारी टेक्निकल टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? लिबर्टी, समानता, न्याय, प्रावधान? जल्दी से कमेंट में बताएंगे कि सर जी भारतीय संविधान की प्रस्तावना, यानी कि जो प्रस्तावना होती है, यदि आपने पता हो कि आपने छोटी क्लासों में निबंध लिखा हो, निबंध लिखा है तो आप सबसे पहले क्या लिखते हो सर जी? प्रस्तावना लिखते हैं। उसी प्रकार आपके क्या है, भारतीय संविधान जो है उसकी प्रस्तावना है, यानी कि इसकी स्टार्टिंग होती है, वहां पर क्या लिखी गई है? प्रस्तावना लिखी गई है। उसमें कौन सी चीज नहीं है? जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर सभी का आ रहा है, बिल्कुल प्रावधान। प्रावधान है वो आपके किस में नहीं है? प्रस्तावना में नहीं है, डी को लॉक कर देंगे। लिबर्टी भी है, समानता भी है, न्याय भी है। बिल्कुल सभी को लिबर्टी मिलती है, सभी को समानता मिलती है, सभी को न्याय भी मिलता है, सभी को अच्छे से और सुचारू रूप से न्याय व्यवस्था है। लेकिन प्रावधान, किसी भी चीज़ों के लिए प्रावधान आपके संविधान की प्रस्तावना में उसका कोई उल्लेख नहीं हो जाएगा। बिल्कुल डी को लॉक कर देंगे, डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर आप जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताइए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। किस वर्ष हाई डेस्पेस की लड़ाई आयोजित की गई थी? 334 ईसा पूर्व, 336 ईसा पूर्व, 323 ईसा पूर्व, 167 ईसा पूर्व? जल्दी से कमेंट में बताएंगे कि किस वर्ष हाई डेस्पेस की लड़ाई आयोजित की गई थी। हाई डेस्पेस की लड़ाई सर जी कहाँ हुई थी? सर जी हाई डेस्पेस की लड़ाई आपके हुई थी झेलम। झेलम के युद्ध के रूप में इसे जब भी जाना जाता है, झेलम का युद्ध, यानी इसे और क्या कहा जाता है? झेलम का युद्ध भी कहा जाता है, और इसे हाई डेस्पेस की लड़ाई भी कहा जाता है। जो पोरस था, यानी कि भारत का राजा पोरस था, और उसके सामने कौन था सर जी? सिकंदर। सिकंदर, यानी कि इसका नाम भारत में आकर सिकंदर पड़ गया। इसको क्या कहा जाता है? अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर, बिल्कुल अलेक्जेंडर इसका करेक्ट नाम हो जाएगा। बिल्कुल मुझे तो लिखना भी सही से नहीं आ रहा है अलेक्जेंडर, तो बिल्कुल अलेक्जेंडर था। उसका नाम बदलकर क्या कर दिया भारतीयों ने? सिकंदर कर दिया। और उससे पोरस, भारत का राजा कौन था? भारत में जो राजा था पोरस, और उस सिकंदर के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसको क्या कहा जाता है?
हाई डेस्पेस की लड़ाई यानी कि झेलम का युद्ध भी इसे कहा जाता है। और ये कब हुई थी? बिल्कुल बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल 326 ईसा पूर्व लड़ी गई थी। ये किसके बीच लड़ी गई थी? बिल्कुल पोरस और सिकंदर के बीच लड़ी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है? जन्म को दर्शाता है, मित्रता को दर्शाता है, विवाह को दर्शाता है या मृत्यु को दर्शाता है? यानी कि बौद्ध धर्म है उसमें कमल और बेल यानी बुल यानी किसको बोला जाता है? बेल को बोला जाता है। कमल और बेल का प्रतीक किसको दर्शाता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है सभी का। बिल्कुल ए को लॉक कर देंगे, जो कि जन्म को दर्शाता है। यानी जब किसी का जन्म होता है तो कमल और बुल के निशान को बनाया जाता है। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसमें और कुछ देख लेते हैं, यानी कि बौद्ध धर्म से जुड़ी 2-4 चीजें और देख लेते हैं। यानी कि अश्व का प्रतीक, अश्व किसका होता है? बिल्कुल आपके महाभिनिष्क्रमण यानी त्याग, यानी महान विनिष्क्रमण यानी त्याग जो होता है उसका प्रतीक क्या होता है? अश्व यानी घोड़ा होता है। फिर आपके बोधि वृक्ष होता है, जिसके नीचे आपके भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए थे, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। बिल्कुल उसको क्या बोला जाता है? बोधि वृक्ष बोला जाता है। बिल्कुल उसको क्या बोलते हैं? ज्ञान प्राप्ति को बोधि वृक्ष को ज्ञान प्राप्ति का माना जाता है। चक्र यानी पहिया होता है ना, गाड़ी का जो पहिया होता है, बैलगाड़ी का पहिया आपने देखा होगा, उस चक्र को क्या बोला जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी यूएनडीआई को 11वीं योजना के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। विशिष्ट वृद्धि, स्वतंत्र विकास, आदर्श विकास, समावेशी विकास। जल्दी से कमेंट में बताएंगे कि ये इसमें एक विकास प्रक्रिया जो व्यापक आधारित लाभ देती है, यानी कि जो व्यापक रूप से सभी को आधारित लाभ देती है, वो क्या हो जाएगी? बिल्कुल यहाँ पर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी को लॉक कर देंगे। समावेशी विकास को बिल्कुल ये इंगित करती है। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एफडीआई का विस्तार क्या है? विदेशी व्यापारियों का निवेश, प्रत्यक्ष विदेश सहल, फिर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या भविष्य प्रत्यक्ष निवेश? बिल्कुल जल्दी से कमेंट में बताएंगे ये एफडीआई एफडीआई बिल्कुल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? FOREIN फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल ये आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल प्रत्यक्ष विदेश निवेश, बिल्कुल सी को लॉक कर देंगे। सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। FDI यानी कि क्या हो जाएगा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल इसका फुल फॉर्म हो जाएगी FDI का। बिल्कुल विदेश प्रत्यक्ष निवेश, बिल्कुल आपको हिंदी में याद होना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी का सबसे बाहरी परत या खोल के रूप में जाना जाता है मेटल को, क्रस्ट को, कोर को या वायुमंडल को? बिल्कुल पृथ्वी की सबसे बाहरी सतह, यानी कि ये पृथ्वी है आपके, इसके सबसे बाहरी सतह को क्या कहा जाता है? बिल्कुल जल्दी से कमेंट में बताएंगे कि क्या कहा जाता है। बिल्कुल सबसे, यानी कि इसमें दो ऐसे गोल बहुत सारी क्रस्ट बनी हुई है। बिल्कुल सबसे बाहरी सतह को क्या कहा जाता है? बिल्कुल बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रस्ट कहा जाता है। सबसे बाहर वाली को क्या कहा जाता है? क्रस्ट कहा जाता है। बी को लॉक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिल्कुल इसमें लगभग कितनी परतें हैं, यानी कि इसकी लंबाई और क्रस्ट की मोटाई कितनी है? 5 किलोमीटर के लगभग होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिल्कुल टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हुए जल्दी क्वेश्चन देखेंगे। अब सल्फर के लिए प्रतीक क्या है? सफा, एस, सीनियर या सू? जल्दी से कमेंट में बताएंगे कि सल्फर का प्रतीक, बिल्कुल सल्फर को किससे प्रस्तुत किया जाता है? बिल्कुल इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा एस। इस तरह से आपको क्या किया जाता है? सल्फर को प्रस्तुत किया जाता है। जो बिल्कुल सल्फर आपके खेती में भी उपयोगी होता है। खेतों में सल्फर डालने से बिल्कुल मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ती है और आपकी अच्छी फसल होती है। बी को लॉक कर देंगे। बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सल्फर का प्रतीक क्या आ जाएगा? एस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का विधि आयोग एक है वैधानिक निकाय, निजी निकाय, गैर वैधानिक सलाहकार निकाय, बेसल आयोग द्वारा अधिग्रहित? बिल्कुल जल्दी से बताना है कि भारत का विधि आयोग, भारत में जो विधि आयोग है, विधि किसे बोलते हैं सर जी? विधि बोलते हैं आपके कानून को। कानून जो होता है, यानी कि जो वकील होता है वो किसकी डिग्री करता है सर जी? विधि की। विधि यानी कि विधि के अंतर्गत आने वाली सभी चीजें, यानी कानून। विधि किसे बोलते हैं सर जी? कानून को क्या बोला जाता है? विधि बोला जाता है। बिल्कुल विधि आयोग क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट में बताएंगे। बिल्कुल विधि आयोग एक है। बिल्कुल विधि आयोग क्या है? यहाँ पर विधि आयोग एक क्या है? बिल्कुल क्या है? बिल्कुल यहाँ पर जल्दी बताएंगे। बिल्कुल सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी को लॉक कर देंगे। एक गैर वैधानिक सलाहकार निकाय है विधि आयोग। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चड्डा कब खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, शतरंज, फुटबॉल या गोल्फ?
यानी चड्डा कप किस खेल में दिया जाता है, यानी कि किस खेल में जीतने पर आपको चड्डा कप दिया जाएगा। बिल्कुल चड्डा कप ऐसा मतलब नहीं समझना है, उल्टा सीधा मतलब नहीं निकालना है इसका। चड्डा कप एक मतलब खेल के लिए दिया जाने वाला इनाम है। बिल्कुल यहाँ एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बैडमिंटन खेल के लिए दिया जाने वाला कप क्या हो जाएगा, चड्डा कप हो जाएगा। बिल्कुल एक को लॉक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम हो रहा है इसलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन निपटा रहा हूँ मैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की आधिकारिक राज्य भाषा नहीं है। बोडो हो जाएगा, पंजाबी हो जाएगा, खंडेसी हो जाएगा या असमी हो जाएगा। सर जी राज्य भाषा क्या होता है? राज्य भाषा ये होती है जिसमें आप बिल्कुल आधिकारिक रूप से आप काम कर सकते हैं। जैसे कि आप पंजाबी में बिल्कुल अच्छे से काम कर सकते हैं, यानी पंजाबी में लिख सकते हैं। और आप किसी को पत्र लिख रहे हैं तो आप आधिकारिक राज्य भाषा में ही लिख सकते हैं, अपनी स्थानीय राज्य भाषा में नहीं लिख सकते हैं। बिल्कुल आधिकारिक जो राज्य भाषा होगी उसी में आप किसी भी मंत्री या यानी कि विधि के अनुसार आप किसी को पत्र लिख रहे हो तो बिल्कुल आधिकारिक राज्य भाषा में भी लिखना है। बिल्कुल ऐसे ही नहीं कि आप अपनी खुद की घर की लैंग्वेज में लिखोगे तो वो बिल्कुल मान्य नहीं होगा। यानी कि जो सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित की गई है उसी को क्या बोला जाता है, आधिकारिक राज्य भाषा बोला जाता है। बिल्कुल भारत में कितनी आधिकारिक राज्य भाषाएं हैं सर जी? बिल्कुल लगभग अभी तक कितनी भाषाएं हैं? 22 राज्य भाषाएं। कौन कौन सी हो जाएगी सर जी? असमिया हो जाएगी, बंगाली हो जाएगी, गुजराती हो जाएगी, हिंदी हो जाएगी, कन्नड़ हो जाएगी, फिर आपके क्या हो जाएगी, कश्मीरी हो जाएंगी, कोंकणी हो जाएगी, मलयालम, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। पूरी की पूरी लगभग 22 भाषाएं मैंने बता दी है, जिनमें आपके किसका नाम नहीं आया है सर जी? यहाँ पर सी वाली का नाम नहीं आया है, खंडेसी का नाम नहीं आया है। सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये राज्य भाषा नहीं है, ये स्थानीय बोली है। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इयान जेम्स थोरेपे किस खेल से जुड़े हैं? वॉलीबॉल से, क्रिकेट से, तैराकी से या रग्बी से? यानी कि इयान जेम्स थोरेपे बिल्कुल ये किस खेल से जुड़े हैं, ये यहाँ पर जल्दी से कमेंट में बताना है कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये एकदम तैराकी से जुड़े हुए हैं। सी को लॉक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? न्यू इंडिया, सुधारक, वंदे मातरम या तलवार? बिल्कुल ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन आ चुका है। विपिन चंद्र पाल यानी कि ये एकदम आपके बिल्कुल आपके इतिहासकार थे, भारतीय इतिहासकार थे, जिन्होंने लगभग 1905 में एक समाचार पत्र का आयोजन किया था, यानी शुरुआत की थी। वो एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, न्यू इंडिया समाचार पत्र का आयोजन किया था, यानी इनकी शुरुआत की थी ये आपके। और देख लेते न्यू इंडिया आपके कब किया था? दैनिक था, यानी न्यू इंडिया की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? दैनिक न्यू इंडिया आता था, उसकी शुरुआत किसने की थी? एनी बेसेंट। बिल्कुल ये भी आपको याद रखना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जहाँ पर भी न्यू इंडिया और विपिन चंद्र पाल हो वहाँ पर विपिन चंद्र पाल और न्यू इंडिया को मिलान कर लेना है कि न्यू इंडिया की शुरुआत विपिन चंद्र पाल ने 1905 में की थी, लेकिन दैनिक रूप से न्यू इंडिया की शुरुआत किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। और देख लेते हैं सुधारक की शुरुआत किसने की थी? गोपाल गणेश आगरकर। गोपाल गणेश आगरकर ने बिल्कुल आपके किसकी शुरुआत की थी? सुधारक की शुरुआत की थी। वंदे मातरम समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? लाला लाजपत राय ने बिल्कुल इसकी शुरुआत की थी, वंदे मातरम की। और आपके क्या हो जाएगा? तलवार की शुरुआत किसने की थी आपके? बिल्कुल भिकाजी लामा इसने शुरुआत की थी आपके तलवार समाचार पत्र की। चलिए मैं आशा करता हूँ बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और आपको अपनी तैयारी को बहुत ही सुदृढ़ और बहुत ही अच्छी मजबूत करना है। बिल्कुल इस नंबर पर व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ना है 7976775547। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। हमारी टेक्निकल बिल्कुल आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देगी, जिसमें आपको नई नई क्लासों का लिंक मिलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का पीएच से कम हो। यानी कि सर जी यहाँ पर अम्ल और क्षार यानी कि पीएच का मान होता है 1 से 14 तक। बिल्कुल 1 से 14 तक पीएच होती है। इसमें यदि आपका पीएच 7 है तो आपके बिल्कुल न्यूट्रल हो जाओगे। न्यूट्रल यानी किसे बोलते हैं सर जी? उदासीन कणों को क्या बोला जाता है? न्यूट्रल। 7 पीएच वाले न्यूट्रल हो जाएंगे। 7 से कम जिसका पीएच होता है वो बिल्कुल अम्ल होता है। 7 से कम पीएच वाले अम्ल होते हैं और 7 से ज़्यादा वाले क्या होते हैं? क्षार होते हैं। बिल्कुल यहाँ पर अम्लीय वर्षा होगी। यानी अम्लीय वर्षा कब होगी? यदि यहाँ पर सब 7 से ज़्यादा होते तो बिल्कुल आप 7 से कम वाले को राइट कर देते, लेकिन ये सभी 5 है, 5.6, 5.9, 5.8, 5.7 ये ऐसे दे रखे हैं। बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल मैं आपको बता दूंगा। बिल्कुल ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अम्लीय वर्षा 5.6 पीएच से कम होने पर अम्लीय वर्षा हो जाएगी। बिल्कुल सी को ए को लॉक कर देंगे, ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन कहलाता है? फेरा, फोना, पर्यावास या गुना? जल्दी से कमेंट में बताएंगे कि किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन
किसे कहते हैं? बिल्कुल जल्दी से कमेंट में बताएंगे। बिल्कुल बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, फौना। बी को लॉक कर देंगे। फौना है, क्या आ जाएगा? पक्षी जीवन है, जिसमें क्या होता है? पशु पक्षियों, बिल्कुल जंतुओं को सम्मिलित करके प्राणु समूह का प्राणी जात कहते हैं। यानी कि यहाँ पर एक संगठन बनाया जाता है, यानी किसी भी काल विशेष स्थिति में किसी भी पशु के रूप में रहना क्या हो जाएगा? पशु जीवन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। असम का राज्य पक्षी क्या है? सफेद पंखों वाला लकड़ी का बतख, तोता हो जाएगा, हंस हो जाएगा, उल्लू हो जाएगा। जल्दी से कमेंट में बताएंगे कि असम का राज्य पक्षी बताना है। बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर आ रहा है सभी का। बिल्कुल यहाँ पर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सफेद पंखों वाला लकड़ी का बतख। बिल्कुल असम का राज्य पक्षी हो जाएगा, ए को लॉक कर देंगे सर जी। और देख लेते हैं असम की राज्य भाषा। राजभाषा क्या हो जाएगी? बिल्कुल असमिया हो जाएगी। बिल्कुल और क्या देख लेते हैं? राज्य महोत्सव। महोत्सव क्या मनाया जाता है? बिहू। बिहू जो किसके रूप में मनाया जाता है? बिल्कुल फसल उत्सव के रूप में बिहू मनाया जाता है। राज्य पुष्प कौन सा हो जाएगा? फास्टेलिक आर्किड हो जाएगा। राज्य वृक्ष को हो जाएगा डिप्रोकार्सक मैक्रोकार्पस हो जाएगा। और राज्य पशु क्या हो जाएगा? एक सिंग वाला गेंडा हो जाएगा। बिल्कुल असम के बारे में ये सभी जानकारी मैंने बता दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? अकरा हो जाएगी, सियोल हो जाएगी, काबुल हो जाएगी या प्राग हो जाएगी? जल्दी से कमेंट में बताएंगे कि अफगानिस्तान की राजधानी बताना है। बिल्कुल बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर सभी को आना चाहिए। बिल्कुल इसका एकदम सबसे आसान हो जाएगा। बिल्कुल अफगानिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगी? काबुल हो जाएगी। बिल्कुल सी को लॉक कर देंगे, सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए और इसके बारे में और जानकारी क्या देख लेते हैं। बिल्कुल अकरा, अकरा, बिल्कुल अकरा किस देश की राजधानी है? ये आपके घाना देश की राजधानी हो जाएगी। और देख लेते हैं सर जी सियोल। सियोल किसकी है सर जी? दक्षिण कोरिया की। बिल्कुल दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या हो जाएगी? सियोल हो जाएगी। बिल्कुल और क्या देख लेते हैं? प्राग। प्राग क्या हो जाएगी? एक चेक गणराज्य है। चेक गणराज्य नामक देश है, उसकी क्या है? गणराज्य की राजधानी क्या हो जाएगी? प्राग हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाला व्यक्ति के पास वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता है। यानी कौन ऐसा व्यक्ति है जो मतलब पास की वस्तुओं को तो स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता है? किसका कौन उसको कौन सा रोग हो जाएगा? तो यानी किस रोग वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को देख सकता है और दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है? मोतियाबिंद वाला, प्रेस बायोपिस हो जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा, मायोपिया हो जाएगा। जल्दी से कमेंट में बताएंगे कि यानी कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो बिल्कुल आपके दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता है और पास की वस्तु को देख सकता है? बिल्कुल डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, मायोपिया। बिल्कुल डी को लॉक कर देंगे, डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसको क्या बोला जाता है सर जी? निकट दृष्टि दोष। दृष्टि दोष, बिल्कुल मायोपिया नहीं लिखा हो और यहाँ पर निकट दृष्टि दोष होगा तो वो भी सही हो जाएगा। और दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष क्या हो जाएगा? बिल्कुल सर जी दूरदृष्टि दोष वो होता है जिसमें दूर का तो सही दिखाई देता है, दूर का सही दिखाई देता है, लेकिन पास का सही नहीं दिखाई देता है। पास का सही नहीं, बिल्कुल जिसको पास का सही नहीं दिखाई देता है उसका दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। जिसको पास का दिखाई देता है सही और दूर का नहीं दिखाई देता है उसको निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से है, असम से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से? जल्दी से कमेंट में बताएंगे कि संसद सदस्य कामाख्या यानी कि जो संसद में जो सदस्य है कामाख्या, वो प्रसाद, कामाख्या प्रसाद एक व्यक्ति का नाम है, महिला हो भले पुरुष हो उसका नाम है, वो किस राज्य से संबंधित है? बिल्कुल जल्दी से कमेंट में बताएंगे। इसका एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है सभी का। बिल्कुल इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक कर देंगे, असम हो जाएगा। बिल्कुल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टेक्निकल टीम थोड़ा पानी पिला दो। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय हो जाएगा, सत्या हो जाएगा, राजू हो जाएगा या स्वामी विवेकानंद हो जाएगा? बिल्कुल जल्दी से कमेंट में बताना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। बिल्कुल इसका एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है सभी का। बिल्कुल ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा कि राजा राम मोहन राय ने कब की थी? बिल्कुल 1815। बिल्कुल 1815 में आपके राजा राम मोहन राय ने बिल्कुल ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। बिल्कुल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? एस.सी. मुखर्जी, जे.बी. कृपालानी, राजेंद्र प्रसाद या एम.के. मुंशी? जल्दी से कमेंट में बताएंगे, तब तक टेक्निकल टीम पानी लेके आएगी, पानी पी लेता हूँ। बिल्कुल यहाँ पर बताना है संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष बताना है। जल्दी से कमेंट में बताना है, सभी का आंसर आना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? सी को लॉक कर देंगे, सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कार्य की एसआई इकाई है, जूल हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा, हेनरी हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा? सर जी हमने ये एसआई इकाई बहुत बार देखा है लेकिन अभी तक समझ में नहीं आया है। यानी कि किसी भी वस्तु को मापना है, यानी कि किसी भी
कार्य को है, किसी भी चीज को मापना है, जैसे कि तेल को मापने के लिए सभी जगह अगर अलग अलग इकाई होगी, यानी कि सभी जगह माप अलग अलग होगा। यदि कोई किलो में माप रहा है, कोई आपके लीटर में माप रहा है, कोई फिर आपके सेंटीमीटर में माप रहा है, ऐसी अलग अलग मिपाई नहीं हो, उसके लिए सबके लिए ऐसा ही मात्रक, यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड मात्रक बनाया गया, जिसे क्या बोला जाता है, ऐसा ही मात्रक बोला जाता है, जो कि बिल्कुल दुनिया के सभी देशों के लिए एक जैसा होता है। यानी कि लीटर होता है तो लीटर होता है, गैलियन होता है तो गैलियन ही होता है। बिल्कुल जल्दी से कमेंट में आना चाहिए कि कार्य की ऐसा ही मात्रक, बिल्कुल जल्दी से सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है। बिल्कुल कार्य का ऐसा ही मात्रक, बिल्कुल ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जूल हो जाएगा, ए को लॉक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केट में गुणसूत्रों की संख्या होती है 12 जोड़े, 19 जोड़े, 14 जोड़े या 23 जोड़े, यानी कि बिल्ली होती है। केट यानी क्या होता है सर जी? बिल्ली, CAT, केट यानी बिल्ली होता है। बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर सभी का आना चाहिए, बिल्कुल 19 जोड़ी। 19 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं केट में, जो बिल्कुल यानी 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 38 तो गुणसूत्र होते हैं, जिनके जोड़े कितने होते हैं? 38 गुणसूत्र के जोड़े कितने हो जाएंगे? बिल्कुल आपके 19 जोड़े हो जाएंगे और 38 टोटल गुणसूत्र रहते हैं। बिल्कुल बी को लॉक कर देंगे, बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए और देख लेते हैं 23 जोड़ी गुणसूत्र। 23 जोड़ी गुणसूत्र किसमें होते हैं? बिल्कुल मनुष्य में होते हैं। बिल्कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनका जोड़ी भी करें तो बिल्कुल आपके 23 जोड़े हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? दूसरी, तीसरी, 10वीं, तीसरा या पहली? बिल्कुल किस अनुसूची के अंतर्गत आपके राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद दिया गया है? जल्दी से, ये तो सभी को आना ही चाहिए कि राज्यसभा, लोकसभा, यानी कि संसद है, संसद में आपके क्या है? एक आपके है लोकसभा है, फिर आपके क्या है? राज्यसभा। लोकसभा का अलग अलग अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष अलग होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष अलग होता है, उपाध्यक्ष अलग होता है। तो बिल्कुल राज्यसभा के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष का पद किस संविधान की अनुसूची में आता है? बिल्कुल इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक बिल्कुल ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल दूसरी अनुसूची में बिल्कुल आपके एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में है, पंजाब में है या पश्चिम बंगाल में? जल्दी से कमेंट में बताएंगे कि सुंदरवन बायोस्फीयर। सबसे पहले ये आपको ये पता होना चाहिए कि सुंदरवन डेल्टा, बिल्कुल सुंदरवन डेल्टा कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल सुंदरवन डेल्टा कहाँ बना, कौन बनाता है? गंगा नदी बनाती है। कहाँ बनाती है? पश्चिम बंगाल में बनाती है सर जी। और क्यों बनाती है? जब गंगा नदी कहाँ मिलती है? समुद्र में मिलती है। समुद्र में मिलती है तो ऐसे जैसे कि ये बड़ी सी गंगा नदी आ रही है और ये आगे जाके ऐसे छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती है, तो इन सभी के बीच में क्या बन जाता है? यानी यहाँ पर मिट्टी भरी है और यहाँ पर वन उग जाते हैं, यहाँ पर भी वन उग जाते हैं, यहाँ पर भी वन, यहाँ पर भी वन, यहाँ सब वन उग जाते हैं। तो बिल्कुल वो क्या बनाती है? यहाँ पर इस भाग को क्या बोला जाता है? डेल्टा भाग बोला जाता है। और यहाँ पर सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि यहाँ पर बहुत अच्छा वन बना हुआ है, उसी को क्या बोला जाता है? सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। और वो एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है सभी का, डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहाँ पर सुंदरवन डेल्टा है वहीं पर सुंदरवन बायोस्फीयर है, यानी पश्चिम बंगाल में है, डी को लॉक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तकों के अध्ययन को कहा जाता है? वर्गीकरण, स्पर्मोलॉजी, उत्तक विज्ञान, नेत्र विज्ञान? जल्दी से कमेंट में बताएंगे कि उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यानी कि जिसमें उत्तकों का, यानी इस उत्तकों क्या बोला जाता है? TISC, टिश्यू, जो आपके शरीर में बिल्कुल छोटे छोटे भाग को बोला जाता है उत्तक बोला जाता है, जिनको टिश्यूज बोला जाता है, उनके विज्ञान को क्या कहा जाता है? बिल्कुल उत्तक विज्ञान कहा जाता है। बिल्कुल सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? दुलबीर सिंह हो जाएगा, VP सिंह हो जाएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह हो जाएगा, ज्ञानी जेल सिंह हो जाएगा? जल्दी से कमेंट में बताएंगे कि भारत के प्रथम यानी सबसे पहले राष्ट्रपति थे जो सिख थे, यानी सिख राष्ट्रपति क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है सभी का, बिल्कुल यानी जेल सिंह हो जाएगा, जो बिल्कुल आपके भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। बिल्कुल जो आपके कब बने थे? 1982, बिल्कुल 1982 से 1987। बिल्कुल यहाँ पर ज्ञानी जेल सिंह जो आपके 1982 से 1987 तक आपके भारत के राष्ट्रपति रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व धरोहर स्थल एलोरा गुफा किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश? जल्दी से कमेंट में बताएंगे कि विश्व धरोहर स्थल एलोरा की गुफा किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल एलोरा की गुफा सबको आना चाहिए, बिल्कुल महाराष्ट्र में एलोरा और अजंता, एलोरा और अजंता।
बिल्कुल एलोरा और अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? बिल्कुल आपके महाराष्ट्र में स्थित है। जो कितनी है टोटल सर जी? टोटल कितनी है आपके? 34 गुफाएं हैं। एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? 34 है। अजंता में कितनी है सर जी? 29 गुफाएं हैं। चलिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम पात्र आयु है 35 वर्ष हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 18 वर्ष हो जाएगा, 25 वर्ष हो जाएगा। यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत का राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति, बिल्कुल दोनों के लिए योग्यता एकदम समान ही होगी। तो बिल्कुल यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। बिल्कुल ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और योग्यताएं देख लेते हैं। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। और क्या चाहिए सर जी? यहाँ पर राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। यानी कि जो योग्यता है राज्यसभा सदस्य के लिए जो योग्यताएं होती है वो सभी योग्यताएं इस उपराष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति में होनी ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नागालैंड की राजधानी कौन सी है? वोखा हो जाएगी, बीकानेर हो जाएगी, कोहिमा हो जाएगी या तुएनसांग हो जाएगी? जल्दी से कमेंट में बताना है कि नागालैंड जो आपके बिल्कुल पूर्वोत्तर राज्य है उसकी राजधानी कौन सी है। बिल्कुल जल्दी से कमेंट में आना चाहिए इसका आंसर। तो बिल्कुल भारत की 7 बहनें हैं, उनमें से एक नागालैंड भी है। नागालैंड की राजधानी क्या हो जाएगी? बिल्कुल कोहिमा हो जाएगी। सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी को लॉक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय आइंस्टीन के रूप में किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को, चंद्र बोस को, नागार्जुन को, चंगेज खान को? बिल्कुल भारतीय आइंस्टीन किसे माना जाता है? जल्दी से कमेंट में आना चाहिए कि भारतीय आइंस्टीन, यानी एक तो थे अल्बर्ट आइंस्टीन जो बिल्कुल उनको सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है अभी तक का, और भारतीय आइंस्टीन किसे माना जाता है? बिल्कुल भारतीय आइंस्टीन, बिल्कुल सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागार्जुन को माना जाता है। सी को लॉक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिल्कुल यहाँ पर कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन से 48वां क्वेश्चन आ चुका है। डल झील किस शहर के स्थित है? त्रिवेंद्रम, जयपुर, नई दिल्ली या श्रीनगर? बिल्कुल डल झील आपके कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में स्थित है। और डल झील कहाँ स्थित है? बिल्कुल जम्मू कश्मीर में स्थित है। और जम्मू कश्मीर के किस शहर में स्थित है? बिल्कुल श्रीनगर में स्थित है। डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी को लॉक कर देंगे। ये डल झील ऐसी है जो बिल्कुल सर्दी के समय बिल्कुल बर्फ में जम जाती है, बर्फ में जम जाती है, बिल्कुल डल झील हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्तमान में सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन है? श्रीमती सुषमा स्वराज हो जाएगा, राजनाथ सिंह हो जाएगा, चौधरी विजेंद्र सिंह हो जाएगा, नितिन जयराम गडकरी हो जाएगा। बिल्कुल ये आपके आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। बिल्कुल वर्तमान में भारत के सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्री, बिल्कुल जल्दी से कमेंट में बताना है। बिल्कुल ये तो सभी को आना ही चाहिए। ये करंट अफेयर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। बिल्कुल तो ये आना ही चाहिए। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी को लॉक कर देंगे। श्री नितिन जयराम गडकरी हो जाएगा। डी को लॉक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका बिल्कुल आज का लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद अपन क्लास को खत्म करेंगे। एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र है CH3COOH, COOH, CH3COOH, CH2COOH या CH3COOH, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल के रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा CH3COOH। यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक कर देंगे। यहाँ पर सी को इसको खोलेंगे तो यहाँ पर एक एज लगेगा, यहाँ पर एक एज लगेगा और यहाँ पर एक लगेगा। फिर इसको क्या करेंगे सर जी? फिर अपन ये इसमें डैश लगाएंगे, फिर यहाँ पर सी लिखेंगे, फिर आपके क्या करेंगे सर जी? फिर डबल बॉन्ड O आ जाएगा, फिर आपके क्या आ जाएगा? फिर सिंगल बॉन्ड OH आ जाएगा। बिल्कुल ये आपके पूरा इसको खोलने पर ही हो जाएगा, एसिटिक अम्ल का सूत्र आ जाएगा। चलिए इसके अलावा और देख लेते हैं आगे कुछ है क्या। बिल्कुल यहाँ पर खत्म हो चुकी है क्लास। बिल्कुल आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, फिर आपको क्या करना है सर जी? कि चैनल वीडियो को लाइक करना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि आपके दूसरे दोस्तों को भी फायदा मिल सके। और बिल्कुल इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। इस नंबर पर 7976775547, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है ताकि हमारी टेक्निकल टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देगी। बिल्कुल शेयर करने में और लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं करनी है और चैनल को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि दूसरे लोग भी जुड़ सके। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।